बिहार के खगड़िया जिले में हुआ है एक दर्दनाक ट्रेन हादसा। हादसे में ट्रेन से कटकर लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से भी ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हादसा बिहार के सहरसा के धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर हुआ है। खबर के मुताबिक आज सुबह 9 बजे राज्य रानी एक्सप्रेस से कटकर करीब 37 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। राज्य रानी ट्रेन सहरसा से पटना आ रही थी। घटना उस समय हुई जब सहरसा मानसी रेलखंड के धमारा स्टेशन पर सहरसा समस्तीपुर अप और डाउन दोनों सवारी गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। इसी दौरान सहरसा से पटना जा रही सुपरफास्ट ट्रेन राज्य रानी पहले से खड़ी ट्रेनों के बीच से रफ्तार में गुजरी। मानसी रेलखंड पर धमारा रेलवे स्टेशन के पास मां कात्यायनी का एक मंदिर है, जहां पूजा के लिए लोग जमा थे। सावन महीने के आखिरी सोमवार और सोमवारी मेले की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वे मंदिर में जल चढ़ाने आए थे। स्पीड में आ रही ट्रेन से बेखबर लोग ट्रैक पार कर दूसरी तरफ मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गए। दुखद है और मुझे गहरा दुख है, आज इतने लोग दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। राज्य रानी ट्रेन का स्टॉपेज इस स्टेशन पर नहीं है। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब तक लोग उसे देख पाते तब तक उसने श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। के खगड़िया में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद सैकड़ों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ट्रेन में तोड़फोड़ करने के बाद ट्रेन में आग लगा दी। धमारा घाट पर ट्रैक पार करते वक्त हुए हादसे से प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दुर्घटना से आक्रोशित कावड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन और कुछ डिब्बों के अलावा वहां पहले से खड़ी सहरसा समस्तीपुर और समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी के डिब्बों में आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन के चालक की भी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। भीड़ पुलिस प्रशासन के लोगों को घटनास्थल पर पहुंचने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से बचाव काम में काफी दिक्कतें आई। लोगों के उग्र रूप को देखते हुए स्टेशन पर मौजूद बाकी रेल स्टाफ मौके से नदारद हो गया। बाद में रेलवे ने मेडिकल रिलीफ वैन रवाना की, जिससे घायल लोगों को मदद पहुंचाई गई। राजरानी ट्रेन हादसे के शिकार लोगों को बिहार सरकार ने 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटे हुए हैं। बिहार के खगड़िया में हुए ट्रेन हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। खगड़िया में हुए रेल हादसे के बाद से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। लालू यादव, रामविलास पासवान समेत बीजेपी ने नीतीश प्रशासन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और नीतीश कुमार की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार सरकार को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई प्रबंधन नहीं किया गया, बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया होगा, चाहे राज्य सरकार हो या रेल प्रशासन हो। राज्य सरकार को भी वहाँ व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए थी। स्टेशन पर बड़ी भीड़, धमारा उतर कर ही लोग कतियानी मंदिर जाते। विपक्ष के हमले पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश सरकार का बचाव किया है। इसमें कोई रेल या स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, वो स्टेशन ही बहुत छोटा है। नीतीश सरकार जहां रेल हादसे के लिए रेल मंत्रालय को जिम्मेदार बता रही है, वही रेल मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट जारी है। अब तक के रिकॉर्ड गिरावट के साथ आज $1 की कीमत 63 रुपए के पार चली गई। रुपए को थामने के लिए आरबीआई की हर कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। पाताल की गर्त में समाता रुपया अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 63 रुपए 25 पैसे के निचले स्तर को पार कर गया है। अब तक के इतिहास में रुपया इतनी बड़ी गिरावट में कभी नहीं पहुंचा था। पिछले 1 महीने में रुपए में गिरावट बदस्तूर जारी है। जहां एक और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, वहीं रुपए में आई इस भारी गिरावट का सीधा असर आम लोगों पर होना तय है। डॉलर के मुकाबले लगातार टूटते रुपए की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल महंगा होने की वजह से माल ढुलाई बढ़ेगी, जिससे फल सब्जियां और महंगी होंगी। विदेश जाना जेब पर भारी पड़ेगा। विदेशों में पढ़ाई करना भी महंगा होगा। लगातार टूटते रुपये ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जल्द ही रुपये पर काबू नहीं पाया गया तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा ही और महंगाई का 7वें आसमान पर पहुंचना तय है। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के चलते शेयर बाजार में कोहराम मच गया। रुपए में गिरावट के असर के चलते सेंसेक्स 291 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में पिछले सप्ताह के ब्लैक फ्राइडे का भूत उतरा भी नहीं था कि आज फिर बाजार में कोहराम मच गया।
गिरावट के साथ खुले बाजार में आज भूचाल आ गया, जहां एक तरफ बीएसई का सेंसेक्स 291 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं एनएसई के निफ्टी में भी 93 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। रुपए में गिरावट और विदेशी बाजार में मंदी की खबर के बाद आज बाजार की गिरावट के साथ खुला। इससे पहले की बाजार की हालत सुधरती, डॉलर के मुकाबले रुपए ने गोता लगा लिया और बाजार की हालत बिगड़ती चली गई। इसके साथ ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक बार फिर आफत की बरसात शुरू हो गई है। रुपए और शेयर बाजार में आई सुनामी ने देश की इकोनॉमी का दिवाला निकाल दिया है। सवाल ये उठता है कि देश की अर्थव्यवस्था को इस हालत तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है। गिरते रुपए को संभालने के लिए सरकार ने आज उठाया एक अहम कदम। इंपोर्ट कम करने के लिहाज से विदेश से एलईडी और फ्लैट स्क्रीन टीवी लाने पर रोक लगा दी गई है। अगर आप आने वाले दिनों में विदेश से अपने साथ सस्ती एलसीडी या एलईडी लाने की सोच रहे हैं तो अब आपके हाथ मायूसी ही लगेगी। 26 अगस्त के बाद फ्लैट स्क्रीन टीवी और एलईडी का आयात नहीं किया जा सकेगा। सरकार पहले ही सोने और चांदी के इंपोर्ट को कम करने के लिए ड्यूटी और एक्साइज में बढ़ोतरी कर चुकी है। सरकार ने ये कदम आयात पर रोक लगाकर करंट अकाउंट घाटे पर काबू पाने के मकसद से उठा रही है। साल 2014 के लिए सरकार का टारगेट करंट अकाउंट घाटे को जीडीपी के 3.7% तक लाने का है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2013 में करंट अकाउंट घाटा 4.8% रहा है। ऊंचे करंट अकाउंट घाटे से रुपए पर भी दबाव बना है। गिरते रुपए की साख को मजबूत करने के लिए सरकार अब तक कई कदम उठा चुकी है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित हुई हैं। ऐसे में अब देखना ये अहम होगा कि सरकार का ये दांव कितना रंग लाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के अघोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करना लालू यादव के साले साधु यादव को आज महंगा पड़ गया। कांग्रेस विधायक साधु यादव को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। साधु यादव ने पिछले हफ्ते ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद वो खुलेआम नमो मंत्र का जाप करने लगे थे। साधु यादव के बागेश्वर के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। आज ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने साधु यादव को पार्टी की सदस्यता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस की कार्रवाई के बाद साधु यादव ने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के कुर्सी पर वो आ रहे हैं तो सबको मिर्ची लग रही है। सबको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है कि कहां से आ रहे हैं। कांग्रेस से बेदखल साधु यादव के लिए मुश्किल की बात यह है कि बिहार बीजेपी में उनके लिए एंट्री के रास्ते बंद हैं। अब देखना होगा कि मोदी भक्ति क्या साधु यादव का बेड़ा पार लगा पाती है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर एक बार फिर बोला है हमला। दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे कांग्रेस मुक्त भारत को फांसीवादी करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने मोदी पर ट्वीट के जरिए साधा है निशाना। उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या मोदी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत फासिस्ट नहीं है? क्या गैर सांप्रदायिक और दूसरी पार्टियां इस पर प्रतिक्रिया देंगी? क्या मोदी की बीजेपी में भय, भूख और भ्रष्टाचार का नारा कारगर नहीं रहा? क्या बीजेपी थिंक टैंक और उसके प्रवक्ता इस पर कुछ बोलेंगे? दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बहाने मोदी विरोधियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। ये लाल जो टपक रहा है नरेंद्र मोदी का, तो ये लोगों को चाहते हैं कि हम बेवकूफ बना करके अपना कालने में जैसा चेहरा प्रस्तुत करके वोट दें। ये संभव नहीं। अभी राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार आए हैं, वो अपना जो है उनको हीरो बनने दीजिए, चौवा छक्का मारने दीजिए। 4th ईयर तक आते आते पता चल जाएगा कि कितना पानी में है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी के नारे का समर्थन किया है। हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस ही भय, भूख और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। तो 3 शब्दों के बजाय हम एक शब्द भी कहे तो काफी है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को हिदायत दी थी कि वो मोदी पर बेवजह बयान ना दें, लेकिन मोदी पर रोज रोज के बयान को देखकर ऐसा लगता है कि राहुल की पाठशाला का कांग्रेस के नेताओं पर कोई असर नहीं हुआ है। आतंक की बम मशीन अब्दुल करीम टुंडा दिल्ली पुलिस की पूछताछ में रोज कर रहा है नए नए खुलासे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंक के आका हाफिज सईद का खासम खास टुंडा ने पुलिस की पूछताछ में कई अहम राज बताए हैं।
टूंडा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आतंक से जुड़े ऐसे राज बताए हैं जिससे दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। लश्कर तैयबा की बम मशीन अब्दुल करीम उर्फ टूंडा ने पुलिस को बताया कि वो एक्स ISI चीफ हामिद गुल से 1995 में मिला था। ISI ने ही टूंडा को दाऊद इब्राहिम से मिलवाया था। टूंडा का एक बेटा अब्दुल वारिस आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। अब्दुल वारिस जम्मू एंड कश्मीर में पकड़ा गया, उससे 8 साल की सजा हुई। 1995 में टूंडा पाकिस्तान से सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में उसकी मुलाकात ISI एजेंट से हुई। पाकिस्तानी ISI एजेंसी लश्कर की ही तंजीम है। बॉम्ब बनाने का उस्ताद होने के साथ ही साथ नौजवानों को आतंकी बनाने में भी टूंडा को महारत हासिल है, इसीलिए आतंक की दुनिया में उसकी बहुत डिमांड है। दिल्ली के विवेक विहार में आज एक घर में 4 लाशें मिलने से फैल गई सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर कारोबारी और उसके नौकरों समेत 4 लोगों की कर दी हत्या। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने बजरंग लाल बुकाड़िया नाम के एक शख्स, उनके 2 कर्मचारियों और एक ड्राइवर की हत्या कर दी है। हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। वारदात उस वक्त हुई जब घर के बाकी सदस्य राजस्थान गए हुए थे। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि आज सुबह जब पड़ोसी घर में पहुंचे तो घर में कोई हलचल नहीं थी। घर का दरवाजा नहीं खुला तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो पाया कि 4 लोगों की लाशें पड़ी हैं, जिनमें एक मालिक और 3 नौकर हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके हाथ पांव भी बंधे हुए थे। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड को लूटपाट से जोड़कर देख रही है, लेकिन पुलिस पिकेट से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस वारदात ने आम लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। राजधानी दिल्ली में बदमाश बेलगाम हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में मां बेटी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या गला रेत कर की गई है। दरअसल मां बेटी के पति का देहांत हो चुका है और दोनों फ्लैट में अकेले ही रहा करती थी। हत्या की जगह पर बिखरे सामानों को देखकर लगता है कि लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है। हत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बुजुर्ग महिला के दामाद के मुताबिक उनकी सास की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात के बाद सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाली दिल्ली पुलिस के दावों पर सवाल उठने लाजमी है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल में एक विदेशी महिला पर ब्लेड से हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला अमेरिकी नागरिक है। मामला रविवार शाम करीब 4:30 बजे का है, जब पीड़ित विदेशी महिला चर्चगेट रेलवे स्टेशन से गोरेगांव की तरफ जा रही थी। तभी महिलाओं के लिए रिजर्व फर्स्ट क्लास डब्बे में करीब 30 साल का युवक मरीन लाइन से चढ़ा। उसने विदेशी महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स छीनने में कामयाब नहीं होने पर युवक ने महिला पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला के घायल होने पर युवक महिला का आईफोन लेकर चर्नी रोड स्टेशन पर उतरकर फरार हो गया। पीड़ित महिला का नाम मिशेल है और वो अमेरिका की नागरिक है, जो पिछले 16 महीने से मुंबई में रह रही है और एक NGO के लिए काम करती है। फिलहाल चर्चगेट GRP पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई लोकल में पहले रेप की कोशिश और अब ब्लेड अटैक की वारदात के बाद लोकल में सफर करने वाले लाखों मुसाफिर खौफ में हैं। 60 के दशक में एक मशहूर मैगजीन की संपादक माया नगरी मुंबई की सड़कों पर रहने को मजबूर है। अपनों की ठगी का हुई शिकार ये महिला पत्रकार दाने दाने को मोहताज है। सड़क किनारे भिखारियों से हालत में बैठी 65 साल की इस बुजुर्ग महिला का नाम है सुनीता नाइक। सुनीता 1964 से 1970 के बीच जानी मानी महिला पत्रिका गृह लक्ष्मी के मराठी संस्करण की संपादक रह चुकी हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रही सुनीता के मुंबई में 2 फ्लैट्स थे। सुनीता ने बीमारी की वजह से वर्ली के अपने दोनों फ्लैट्स 80 लाख रुपए में बेच दिए थे, जिसके बाद वो थाने में एक बंगलो किराए पर लेकर रहने लगी। लेकिन उनकी केयरटेकर महिला ने धोखे से उनके रुपए हड़पना शुरू कर दिया। केयरटेकर ने कई बार सुनीता से ब्लैंक चेक्स पर दस्तखत करवाए और धीरे धीरे बैंक में रखे रुपए हड़प लिए। आज सुनीता एक वक्त के खाने तक के लिए दूसरों की मोहताज है। सुनीता नाइक का कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं है। सुनीता के साथ सिर्फ उनका एक पालतू कुत्ता है, जो 12 साल से सुनीता के सुख दुख का साथी है। मदद की 1 लाख रुपए की मदद की जून 29, 2012 में लास्ट ईयर। सुनीता नाइक के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से अच्छे ताल्लुकात हैं। शिंदे ने 2012 में सुनीता को आर्थिक मदद भी की थी, लेकिन उसके बाद किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली। इसरो ने आज GSLV D5 की लॉन्चिंग अचानक टाल दी। इसरो के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते लॉन्चिंग टाली गई।
इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। फ्यूल लीकेज के चलते लॉन्चिंग को टाला गया है। इसरो के वैज्ञानिक इस खराबी को दूर करने में जुटे हैं। देश में बना क्रायोजेनिक इंजन से लेस GSLV D5 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती कल से शुरू की गई थी। इसरो ने ईंधन रिसाव का पता लगने के बाद निर्धारित प्रक्षेपण समय 4:50 से 74 मिनट पहले उल्टी गिनती रोक दी। The countdown progressed well, and a few minutes ago we observed a leak